Hello students, welcome to Thinker. We are here to support students on quality studies. Please subscribe, like and share the video. Thank you all. हाय, आज एक नया टॉपिक में हमारे टॉपिक मतलब वही कॉम्प्लेक्स नंबर में है और उस कॉम्प्लेक्स नंबर में आज हम पढ़ने जा रहे हैं मॉडुलस ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। एंड इसमें हम देखेंगे मेनली हमारा किस तरह का प्रॉपर्टीज है मॉडुलस का, और उसके ऊपर कुछ क्वेश्चंस भी करेंगे। कोशिश रहेगा हम इससे आगे भी जाए, ज्योमेट्रिकल प्रेजेंटेशन भी है। सो लेट्स सी, लेट्स स्टार्ट देन। द टॉपिक इज अबाउट मॉडुलस ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर। मॉडुलस ऑफ ए कॉम्प्लेक्स नंबर, ये हमारा D1 है जेई मैथ्स का, और हो सके तो हम लोग फिजिक्स का भी स्टार्ट किया जाएगा आज। ओके, पहला बात है, हम जानते ही है कि लेट z इज इक्वल टू a प्लस आई बी एंड इट्स बी अ कॉम्प्लेक्स नंबर। देन हम उसको डिफाइन कर सकते हैं मॉडुलस को। देन वी डिफाइन द मॉडुलस or the absolute value of z to be the real number, that is a square plus b square and square root, and denote it by this way. Okay, so ये मॉडुलस का इस तरह हम लिख सकते हैं। रिमेंबर दैट z जो होगा वो ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होगा for all the z, okay, which belongs to complex number. Clear? Okay. अब इसका मतलब ये है कि हम z को इस तरह दिखा रहे हैं a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर के हिसाब से। ओके, तो a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर का मतलब ये है कि यहाँ पे यदि हमारा z का वैल्यू a प्लस b है, हम उसी चीज को दिखा रहे हैं। मतलब a का वैल्यू a तो लिया गया है और i के बदले खाली b लिया गया है, और इसका स्क्वायर रूट कर देंगे तो z मिल जाएगा। ओके, और इसको शॉर्टकट में हम इस तरह डिनोट करते हैं। ओके, तो चलिए कुछ प्रॉपर्टीज को देख लेते हैं इसके ऊपर। प्रॉपर्टीज। ओके, सो फर्स्ट प्रॉपर्टी हमारा रहेगा z mod इज इक्वल टू 0 वेयर z इज इक्वल टू 0। ओके, अब इसका मतलब क्या है यदि हम देखें तो इसका मतलब ये बोल सकते हैं कि मॉडुलस इज द डिस्टेंस फ्रॉम द ओरिजिन इन द प्लेन। अब मैं डिस्टेंस फ्रॉम द ओरिजिन इन द प्लेन बोलने से आपको समझ नहीं, मे भी कोई जो नहीं आया वो नहीं समझ पाएगा, तो मैं इसको और इजीली समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि मान लेते हैं कि हमारे पास z का वैल्यू कुछ ऐसा है, z इज इक्वल टू व्हाट 3 प्लस 4i। तो फिर हम क्या लिख सकते हैं, तो z को हम ऐसे लिख सकते हैं कि 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर का रूट ओवर, या हम ऐसे लिख सकते हैं दैट इज 5। ओके, व्हिच इज नॉट इक्वल टू 0। वी गॉट इट। ओके, बट यदि मैं बोलूं कि z जो है वो 0 के साथ इक्वल होगा, तो इसका मतलब ये है कि 0 का स्क्वायर प्लस 0 का स्क्वायर का रूट ओवर, ओके, जो कि 0 हो रहा है। तो इससे पता चल रहा है कि यहाँ पे z का वैल्यू भी 0 हो रहा है। ओके, सो इस तरह हम इसको समझा पाएंगे। ओके, अब आ जाते हैं सेकंड पॉइंट में। सो सेकंड पॉइंट में और एक बात है, आप लोग जिसको भी ये एफर्ट अच्छा लग रहा है वो लाइक करें और सभी को शेयर भी कीजिए, और उसके साथ साथ आपको मैं कोशिश करूंगा ये जो नोट्स है मैं गूगल ड्राइव में डाल दूंगा, आप लोग इसको डाउनलोड भी कर सकते हैं और बाद में लिख सकते हैं। सो अब सेकंड पॉइंट में आ जाते हैं, जैसे कि जेड मॉडुलस ऑफ जेड इज इक्वल टू कॉन्जुगेट ऑफ मॉडुलस ऑफ जेड, हम ऐसे लिख सकते हैं जबकि इसका वैल्यू इसके साथ इक्वल होगा। ओके, वो ये बोल रहा है, इसका मतलब क्या है, ये जेड है ना, कोई लोग को 2 लग रहा होगा। ओके, ठीक है। अभी सो इसको हम कैसे समझाएं, हम ऐसे समझा सकते हैं कि मान लेते हैं कि फिर वही हम इस तरह सिंपल तरीके को लेने की कोशिश करते हैं। लेट z इज इक्वल टू 3 प्लस 4i, तो मॉड ऑफ z विल बी व्हाट 5, वी नो दैट। ओके, तो z का कंजुगेट क्या होगा 3 माइनस 4i, बट मॉड ऑफ z क्या होगा, वही 5 होगा। अब यदि मैं माइनस z लिख दूं तो क्या होगा, माइनस 3 माइनस 4i। तो अब इसको यदि मॉड ऑफ जेड करें तो क्या होगा, मतलब माइनस मॉड ऑफ जेड करेंगे तो क्या हो जाएगा 5 हो जाएगा, है ना। अब यदि मैं इसको मॉड ऑफ जेड का भी मॉडुलस कर दूं, से कंजुगेट कर दूं, तो अब क्या होगा माइनस 3 प्लस 4i। ओके, तो इसको भी यदि हम करें तो सेम 5 आएगा। तो यही चीज उसको समझाया जा रहा है। ओके, अब चलिए अब इसके आगे देखते हैं थर्ड पॉइंट में। सो अब माइनस जेड दैट इज लेस देन इक्वल टू रियल जेड लेस देन इक्वल टू जेड। ओके, ऐसा है। अब इसको हम कैसे समझा सकते हैं, ओके देखिए, फिर वही एग्जांपल एक ले लेते हैं, जैसे कि लेट जेड इज इक्वल टू 3 प्लस 4i, देन जेड का मॉड है 5,
सो इसका मतलब यदि मैं रियल वैल्यू जीरो, ये वाला रियल है जो कि हम आर ही लिखे ना बीच में, तो 3 जो है वो -5 से बड़ा है और 5 से छोटा है। तो यही चीज को वो बताया गया है, ठीक, कि ये क्या है, इस तरह बताया गया है। क्लियर? ओके, आई होप समझ में आया होगा सभी को। चलिए और आगे बढ़ जाते हैं। ओके, हम ऐसे करेंगे, हर एक क्लास जो हम दे रहे हैं उसका क्वेरीज भी लेने की कोशिश करेंगे जितना क्लास का रहेगा उसके ऊपर। अब क्वेरीज को कैसे करें, मैं कुछ एक गूगल फॉर्म डाल दूंगा जिसमें आप क्वेरीज डाल पाएंगे, या मैं कुछ करूंगा इसके बीच में। ओके, मैं थोड़ा 1-2 दिन टाइम दीजिए, मैं इसको करने की कोशिश करूंगा। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अब आते हैं हम लोग 4th पॉइंट में। 4th पॉइंट ये है कि -z लेस देन इक्वल इमेजिनरी z लेस देन इक्वल टू पॉजिटिव मॉड ऑफ जेड। ओके, सो इसको मैं कैसे दिखाऊं, यदि इसको समझाने की कोशिश, सेम टेक्निक यहाँ पे दिखाएंगे भी, वही कि इसको भी सॉल्व करने से क्या मिलेगा आपको। ये 4 है, मतलब मैं इसको कॉपी भी कर सकता हूँ, जस्ट कॉपी कर देता हूँ तो आपको समझ में आ जाएगा। तो मैं इसको डाल देता हूँ। ओके, इसमें खाली इतना करना है मेरे को, सेम है, खाली इमेजिनरी लेना है, मतलब 4 को लेना है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या डाल देंगे हम, 4 डालेंगे, कुछ नहीं करना है। सो दैट्स इट, ये हो गया और एक कंडीशन। ओके, और जो भी पढ़ रहे हैं थोड़ा सा मेरे साथ लिखने की कोशिश करें। ओके, मैं एडिट करते समय थोड़ा फास्ट कर देता हूँ क्योंकि आपको बोर ना लगे। बहुत सारे बच्चे लोग को बोर लग जाते हैं, इवन मैं देखा हूँ ऐसा चीज़ को, इवन क्लास में बोर हो जाते हैं, तो इसीलिए ओके कोशिश करें ट्राई करने की। ओके, सो देखिए और एक एग्जांपल हम ले रहे हैं, प्रॉपर्टी ले रहे हैं। ओके, यहाँ पे प्रोडक्ट ऑफ जेड एंड व्हाट कंजुगेट जेड इज इक्वल टू जेड स्क्वायर, ऐसे वो बोला है। तो चलिए इसको प्रूफ करने की कोशिश करते हैं, सिंपल तरीके से ले लेते हैं कोई चीज़ को, वही सेम चीज़ ले लेते हैं, है ना। लेट जेड इज इक्वल टू 3 + 4i, so z conjugate is 3 - 4i, then z into z conjugate हमारा क्या होगा, 3 + 4i and 3 - 4i। ओके, ऑलरेडी इस चीज को हम पहले भी एक बार देखे, इस टाइप का रेसिप्रोकल में देखे थे। तो यहाँ पे क्या, 3 × 3 = 9 -4 × 3 = 12 I and +4 × 3 = 12 I and -4 × 4 = 16 I square। Okay, I square will be what, 9 -12 it's cancelled। Okay, I square will be what, minus or minus plus 16। Okay, so plus 16 means what, if I write this thing like this, 9 + 16 and square। okay, so हम इसके बदले ये लिख पाएंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, है ना, क्योंकि स्क्वायर रूट तो कैंसिल हो रहे हैं, सेम, मतलब पीछे आ पा रही है ये चीजें। ओके, सो 25.5, सो 5 हमको मिल रहा है, अब 5 का स्क्वायर हो रहा है, तो 5 का स्क्वायर मतलब क्या है, 5 का स्क्वायर है जेड का स्क्वायर। ओके, तो इस तरह हम इसको लिखा पाए, तो ये हमारा कंडीशन है, इसको आप याद रखिएगा। ओके, चलिए और एक एग्जांपल में आ जाते हैं हम लोग, और एक प्रॉपर्टी में, सॉरी। अब देखते हैं हमारा ओके vi, the z1 into z2 mod there is z1 and z2 ऐसा रखा गया है। अब इसमें हम कर सकते हैं हर एक पॉइंट को सेम चीज ले लेते हैं, है ना। सो z1 का वैल्यू सेम वही 3 + 4i ले रहे हैं, z2 का क्या ले लेते हैं, एक तो ऐसे कुछ एग्जांपल 1 + i ले लेते हैं, जल्दी होगा। ओके, सो अब हम जानते हैं कि z1 का वैल्यू 5 होता है एंड z2 का यदि हम करेंगे तो 1 का स्क्वायर, क्या 1 का स्क्वायर प्लस स्क्वायर रूट 2 हो जाएगा, है ना। 1 का स्क्वायर, यहाँ भी 1 है ना, 1 का स्क्वायर रूट और क्या होगा, रूट 2 होगा, अपने से लिख के भी कर सकते हो अपने। ओके, सो अब हम क्या करेंगे, z1 into z2 करते हैं। ओके, दैट इज 3 + 4i एंड 1 + i। ओके, ऐसे करने से आपको क्या दिखाई दे रहा है, इसको थोड़ा देखेंगे तो यहाँ पे आपको दिख रहा होगा कि 3 1 = 3 + 3i + 4i and 1 square is -4। ओके, सो अब क्या होगा, दैट इज -1 and this one is 7i। ओके, तो हमें ये वैल्यू मिल गया है अभी। अब क्या आपको इसमें क्या दिखाई दे रहा है, यदि इसको आप देखें तो व्हाट, है ना, तो व्हाट z1 into z2। ओके, अब इसका मॉड तो नहीं किया अभी तक। ओके, तो मॉड करने से क्या होगा, 1 + 7 स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट, दैट इज 50। ओके, 50 मीन्स व्हाट, 5 × 5 × 2, दैट इज 5√2। ओके, ये हमारा मिल गया। अब यदि ये हमारा LHS हो गया था, व्हाट अबाउट RHS, दिस वन इज द LHS, व्हाट अबाउट RHS, सो RHS यहाँ पे कर लेते हैं। तो इसका वैल्यू क्या है, z1 into z2। तो z1 का वैल्यू आप देख सकते हैं 3 का स्क्वायर + 4 का स्क्वायर का रूट ओवर इंटू z2 का वैल्यू आप देख सकते हैं 1 का स्क्वायर + 1 का स्क्वायर का रूट ओवर। ओके, तो आप देख सकते हैं यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 5 का रूट ओवर, ये हो गया √2, सॉरी 25 का रूट ओवर। ओके, सो दैट इज 5√2। ओके, सो यहाँ पता चल रहा है कि दोनों सेम ही है। ओके, अब चलिए और थोड़ा आगे देख लेते हैं, इसके आगे क्या होता है। ओके, सो और एक देख लेते हैं, ये कौन सा नंबर था, vi। ओके, vi।
ओके, अब भी डबल आई भी लगभग सेम ही है देखा जाए तो Z1 बाय Z2 मॉड इज इक्वल टू Z1 डिवाइडेड बाय Z2। चलो ये आप लोग करने की कोशिश करना, अपने से सेम चीजें ऊपर को देख के करो। ओके, तो कोशिश करना है इसको DIY। ओके, डू इट योरसेल्फ। चलिए अब इसके आगे बढ़ जाते हैं। ओके, नाउ देखा जाए तो Z1 प्लस Z2 का स्क्वायर इज इक्वल टू Z1 का स्क्वायर। अब हम और एक चीज करने जा रहे हैं, जो यहाँ पे हम a प्लस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला टाइप कर रहे हैं। ओके, सो Z1 का स्क्वायर प्लस Z2 का स्क्वायर प्लस Z1 इंटू Z2 प्लस Z1 इंटू Z2 का कंजुगेट, जो कि हमें ऐसे दिखाई देगा कि Z1 का स्क्वायर प्लस Z2 का स्क्वायर इज इक्वल टू सॉरी प्लस ये रहेगा हमारा 2 रियल Z1 इंटू Z2। ओके, इस तरह रहेगा। तो इसको भी हम लोग सेम कंडीशन में बना सकते हैं। ओके, तो ये जो कंडीशन है ये ओरिजिनली एक्सपेंडेड फॉर्म ऑफ द व्हाट दैट्स कॉल्ड पैरेललोग्राम लॉ, जो हम लोग फिजिक्स में क्लास 11 में पढ़े थे वही है। और जो लोग क्लास 11 नया नया देख रहे हैं इसको, तो उनके लिए मैं इसको आगे में समझाऊंगा। ओके, पैरेललोग्राम लॉ कैसे दिखता है, क्या है। ओके, जस्ट इसको हम अभी न्यूमेरिकली समझ लेते हैं। ओके, सो एक एग्जांपल ले लेते हैं। वही लेट Z1 is equal to what 3 plus 4i and Z2 is equal to 1 plus i। ओके, अब हमारे लेफ्ट हैंड साइड में जो दिख रहा है, सो Z1 प्लस आई मीन LHS सॉरी, that is Z1 plus Z2 का स्क्वायर, that will be what 3 plus 1 that is 4 and okay 3 plus 1 that is 4, 4i plus 5i, 5i। ओके, ऐसा है, ठीक है। चलिए हम इससे आगे वाला टॉपिक देखते हैं, जैसे कि B3 इसमें Z1 प्लस Z2 का मॉड का स्क्वायर इज इक्वल टू Z1 स्क्वायर प्लस Z2 स्क्वायर प्लस Z1 कंजुगेट ऑफ Z1 टाइम्स Z2 और Z1 टाइम्स कंजुगेट ऑफ Z2, ऐसे लिखा गया है। या आप इसको इस तरह बदल सकते हैं कि ये इसके साथ भी इक्वल हो सकता है यदि आप इसको इस तरह लिखे तो, मतलब रियल Z1 टाइम्स Z2। ओके, इसको भी प्रूव कर सकते हैं हम इजीली। मैं इसको प्रूव कर दे रहा हूँ, इसके बाद वाला जो भी रहेगा आप इसी तरह अपने से प्रूव कर सकते हैं। सो वही सेम चीज ले लेते हैं। लेट Z1 इज इक्वल टू 3 प्लस 4i एंड Z2 इज इक्वल टू 1 माइनस 1 प्लस i। ओके, देन हम LHS को पहले ट्राई करते हैं। सो 3 प्लस 4i प्लस 1 प्लस i, तो आपको मिलेगा क्या यहाँ पे 5 प्लस सॉरी 4 प्लस 5i। तो इसको यदि हम मॉड में बदल देंगे, मॉड का स्क्वायर करेंगे तो 4 का स्क्वायर 5 का स्क्वायर का रूट ओवर का स्क्वायर। ओके, सो दैट इज 16 प्लस 25 दैट इज 41। ओके, सिमिलरली अब यदि इसको RHS में देखें, ओके RHS में आप इनमें से किसी को कर लीजिए, मैं इस नीचे वाला करके दिखा दे रहा हूँ। ओके, सो Z1 का स्क्वायर का तो वही है, ये तो 25 हो जाएगा है ना, और Z2 का क्या है वो 1 प्लस 1 2, तो 2 हो जाएगा। ओके, अब 2 आ रही मतलब पहले Z1 इंटू Z2 का हम कर लेते हैं, वैल्यू निकाल लेते हैं पहले। सो दैट इज 3 प्लस 4i इंटू 1 प्लस i। ओके, सो 3 इंटू 1 3 प्लस 3i, ओ सॉरी ये कंजुगेट था तो माइनस रखेंगे। ओके, सो 3 1 3i दैट इज माइनस 3i, देन 4i एंड प्लस माइनस माइनस i स्क्वायर माइनस 1 दैट इज प्लस 4। ओके, सो हमको मिला कितना, हमको मिला 4 3 7 एंड ये व्हाट i प्लस i, बट मुझे तो खाली ये चाहिए, तो हमको क्या करना पड़ेगा, दैट इज RE ऑफ I mean real value of Z1 इंटू Z2 का कंजुगेट का टाइम्स, तो कितना हो रहा होगा यहाँ पे ओनली 7। ओके, सो अब इसको हम डाल देते हैं इसमें जो आपको दिखाई दिया था ऊपर में इसी तरह। ओके, इसको हम डालेंगे तो हमको क्या मिल रहा है, Z1 इज 25 2 एंड 2 इंटू 7। ओके, दैट इज 27 प्लस 14 दैट इज 41। सो इस तरह हम इसको प्रूव कर सकते हैं। ऐसे हम और एक दो बता देते हैं इस तरह कि कैसे कैसे होता है, जैसे कि और एक तो आप लोग अपने से ट्राई करना, ऐसे सेम टाइप है। सो Z1 माइनस Z2 का स्क्वायर, Z1 का स्क्वायर प्लस Z2 का स्क्वायर माइनस Z1 इंटू Z2 माइनस Z1 इंटू Z2 का कंजुगेट। ओके, सो इस चीज़ को और एक तरीके से भी लिखा जा सकता है, Z1 का स्क्वायर प्लस Z2 का स्क्वायर माइनस 2 RE Z1 इंटू Z2। ओके, हम इस तरह इसको भी बता सकते हैं। चलिए अब इससे आगे बढ़ जाते हैं। अभी हम देखने जा रहे हैं Z1 प्लस Z2 का स्क्वायर इज इक्वल प्लस और एक पॉइंट, इसको आप अपने से ट्राई करना। ओके,
ट्राई करके बताना कि हो रहा है कि नहीं। ओके, सेम चीज ऊपर को देख के ट्राई करना है। ओके, नहीं होगा तो बताना है। ओके, सो Z2 का स्क्वायर। ओके, और जब भी कुछ प्रॉब्लम होता है आप कमेंट सेक्शन में लिखिए, और हम कोशिश करेंगे संडे को या सैटरडे को, हर संडे सैटरडे को एड्रेस करने की सभी टॉपिक्स को। ओके, सो Z2 का स्क्वायर आप इसी को भी इसी तरह जैसे अभी किया गया है वैसे ही करना है। ओके, तो दोनों को आप ट्राई करिएगा, दोनों चीज को आप ट्राई करिएगा। ओके, DIY क्लियर। नाउ चलिए आप कुछ और आगे टॉपिक को देख लेते हैं। ओके, सो अब और एक पॉइंट को हम चाहते हैं, जैसे कि इफ A एंड B आर रियल नंबर्स एंड Z1 Z2 आर कॉम्प्लेक्स नंबर्स, देन ये वो समझा रहा है कि A टाइम्स Z1 प्लस B टाइम्स Z2 का स्क्वायर प्लस B टाइम्स Z1 माइनस A टाइम्स Z2 का स्क्वायर इज इक्वल टू A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर एंड मॉड ऑफ Z1 स्क्वायर प्लस मॉड ऑफ Z2 स्क्वायर। ओके, ये है उसका कंडीशन। सो हम इसको भी प्रूव कर सकेंगे। ओके, चलिए कुछ न्यूमेरिकल नंबर्स ले लेते हैं। मान लेते हैं लेट A इज इक्वल टू व्हाट 3, B इज इक्वल टू 4, Z1 ले लेते हैं 1, Z2 ले लेते हैं I। ओके, ऐसे ही कुछ नंबर्स ले लेते हैं। ओके, अब इसको यदि हम करेंगे सॉल्व। ओके, सो LHS में हम देख लेंगे। सो LHS में क्या है, A है 3, ओके, Z1 है 1 प्लस B है 4, Z2 है I। ओके, स्क्वायर करेंगे। ओके, ठीक है, इसको करेंगे, इसको सॉल्व कर देते हैं। दैट इज 3 प्लस 4I। ओके, तो इसको स्क्वायर करने से आपको क्या मिलेगा, 25। स्क्वायर रूट का स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा। सिमिलरली B में हम लिख रहे हैं 4 इंटू 1 प्लस माइनस 3 इंटू I, और इसका भी क्या है वही 4 माइनस 3I। ओके, और इससे भी होगा 25। ओके, सो दोनों मिलके कितना हो गया, यहाँ पे 50 हो गया। ओके, अब आ जाते हैं RHS में। RHS में आप देखेंगे तो यहाँ पे आप देख सकते हैं A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर है, और Z1 का स्क्वायर प्लस Z2 का स्क्वायर है। ओके, तो पहले बात है हम Z1 को लिए थे जो, उसको देख लेंगे। सो Z1 का ऐसे करने से Z1 का वैल्यू कितना था, 1 का स्क्वायर 1 एंड 1। ओके, सो Z2 का भी ऐसे 1 ही है। ओके, तो A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर दैट इज 9 plus 4 16। okay, and here it is 1 plus 1। okay, so that is what 25 into 2, that is 50। okay, so हमको मिल गया LHS equal to RHS। okay, so इस तरह हम इसको बना पाएंगे। अब इससे आगे हम देख लेते हैं, जैसे कि ओके, अब इसी तरह हम और भी एग्जांपल ले सकते हैं। जैसे कि मान लेते हैं यहाँ पे इफ और एक प्रॉपर्टी के बारे में बात हो रहा है, इफ Z1 एंड Z2 नॉट इक्वल टू 0, देन Z1 प्लस Z2 का स्क्वायर इज इक्वल टू Z1 का स्क्वायर प्लस Z2 का स्क्वायर। ओके, एंड which is Z1 divided by Z2 is purely imaginary। ओके, अब ये क्या चीज है। ओके, हम यहाँ पे ऐसे कर सकते हैं, कुछ एग्जांपल लेके देखते हैं। ओके, जैसे कि मान लेते हैं कि लेट Z1 is equal to 1 plus I and Z2 is equal to 1 minus I। ओके, सो Z1 प्लस Z2 का स्क्वायर, यहाँ पे क्या हो सकता है आप जानते हैं, यहाँ पे 1 प्लस 1 2 हो जाएगा, 1 माइनस I कट जाएगा, 2 का स्क्वायर इज 2 होगा। ठीक है, और 1 माइनस 2 होगा। ठीक है, अब यदि ये हो गया 2, अब वो क्या बोल रहा है, Z1 का स्क्वायर अगेन यहाँ पे कर देते हैं। यहाँ पे 1 प्लस 1 2 है, 1 माइनस 1 कैंसिल हो गया है। ओके, तो 2 का स्क्वायर दैट इज 4 का, सॉरी दिस वन इज 4। ओके, सॉरी। सो अगेन Z1 का स्क्वायर यदि हम यहाँ पे लेते हैं तो हमारा हो जाता है 2, एंड Z2 का भी हम ऐसे लेते हैं तो ये भी हो जाता है 2। ओके, और दोनों मिलके क्या हो जा रहे हैं, यहाँ पे 4 हो जा रहे हैं। ओके, सो दोनों तो इक्वल ही है। एंड अब यदि हम करेंगे Z1 डिवाइडेड बाय Z2 करेंगे, क्योंकि वही बोल रहा है वो Z1 डिवाइडेड बाय Z2। यहाँ पे आप देख सकते हैं ये कहाँ गया, ये Z1 डिवाइडेड बाय Z2, इसलिए हम इसको इस तरह दिखाएंगे तो क्या हो सकता है। ओके, सो अब Z1 का वैल्यू 1 प्लस I, और ये हो गया 1 माइनस I। ओके, अब आप जानते हैं इसको हम रेशनलाइज कर सकते हैं। ठीक है, तो 1 प्लस I बाय 1 माइनस प्लस I, so that is 1 square minus I square will be minus 1, minus minus plus 1, and this is 1 plus I square। okay, so that will be what, 1 plus 1
I square will be -1, okay, plus 2, 1 into I divided by the value will be what, 2, okay. So then ये दोनों तो कैंसिल हो गए, 2 भी कैंसिल हो जाएगा, बचेगा क्या, I बचा, ओके. सो विच इज प्योरली इमेजिनरी, ओके. तो इस तरह हम दिखा सकेंगे. चलिए और एक तो देख लेते हैं. अब आते हैं इसके आगे. ओके, सो अभी हम देखने जा रहे हैं एक टॉपिक को. टॉपिक है हमारा ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर. ओके, ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ ए कॉम्प्लेक्स नंबर. ठीक है, तो यहाँ पे हम क्या देखने जा रहे हैं. पहले बात है कॉम्प्लेक्स नंबर कैसे हम लिखते हैं. मान लेते हैं कॉम्प्लेक्स नंबर है दैट इज जेड इज इक्वल टू, चलिए जेड इज इक्वल टू एक्स प्लस आई वाई. ओके, तो इसको इट कैन बी रिप्रेजेंट एट अ पॉइंट, कोई भी पॉइंट हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं. जैसे कि मान लेते हैं हम कार्टेशियन कोऑर्डिनेट में जैसे एक्स और वाई को रिप्रेजेंट करते हैं, लाइक व्हाट, दिस लाइक दिस टाइप, दिस इज एक्स एंड दिस इज वाई, एंड यहाँ पे हमारा ये हो गया वाई हो गया और ये हमारा एक्स हो गया. ओके, और मान लेते हैं कि यहाँ पे एक पॉइंट है पी. ओके, और पी जो है वो एक्स प्लस आई वाई है, एक्स प्लस आई वाई है. तो यहाँ पे एक्स का मतलब ये है कि मैं यहाँ से यहाँ तक जो दूरी है, यहाँ से यहाँ तक जो दूरी है, इसी को एक्स बोल रहा हूँ. ओके, एंड यहाँ से यहाँ की जो दूरी है इसको मैं वाई बोल रहा हूँ. ठीक है, सो लेट्स से दिस इज ओ, दिस इज एम. तो यहाँ जो लाइन हम बना रहे हैं यहाँ पे, ये लाइन रिप्रेजेंट कर रहा है किसको, वही एक्स प्लस आई वाई को. ओके, सो लेट इट बी थीटा हियर. ओके, तो इस तरह हम बताते हैं. सो यूजुअली हम इसको क्या बोलते हैं, रियल एंड इमेजिनरी एक्सिस रेस्पेक्टिवली. रियल किसे बोलते हैं, क्योंकि एक्स है रियल, तो ये हमारा रियल एक्सिस है एंड ये हमारी इमेजिनरी एक्सिस है. ओके, इस तरह हम बोलते हैं. तो ये जो इमेजिनरी और रियल आ गया, तो ये हम कार्टेशियन प्लेन नाम ना देके कुछ और नाम दे देते हैं. इस प्लेन को हम एक नाम दिए हैं. ओके, ये नाम जैसे कि गॉसियन प्लेन या कॉम्प्लेक्स प्लेन या आर्गियन प्लेन बोलते हैं. ओके, और कॉम्प्लेक्स प्लेन और गॉसियन प्लेन, इस तरह हम बात करते हैं. ओके, सो जो पॉइंट पी है, जहाँ पे ये जो पॉइंट है ओरिजिनली क्या है, ओरिजिनली यहाँ पे ये जो एक्स प्लस आई वाई को ये पॉइंट समझा है, जहाँ पे एक्स और वाई हमारे पास है, जो पॉइंट है ये ओरिजिनली क्या है, एक्स प्लस आई वाई है. ठीक है, ऐसा है. ओके, तो यहाँ पे आप जो पॉइंट देख रहे हैं इस कोऑर्डिनेट में, हाँ, सो दिस पॉइंट पी एक्स वाई इज कॉल्ड इमेज ऑफ द कॉम्प्लेक्स नंबर. ओके, एंड कॉम्प्लेक्स नंबर, लेट्स से दिस इज जेड. ओके, एंड जेड इज सेड टू बी a fixed or complex coordinate of the point P. Okay, so Z is said to be a fixed or complex coordinate of point P. Okay, तो हम इस तरह इसको बता पाते हैं. चलो इसको कलर बदल लेते हैं, ये तो सेम लगेगा आपको, यहाँ पे सारी इसके साथ इक्वल दिखेगा. चलिए ठीक है. ओके, अब इसके आगे बढ़ जाते हैं. ओके, सो आपको ये नोट करना है कि जितने प्योरली रियल नंबर्स जो है वो सभी रियल एक्सिस के ऊपर रहेगा, और प्योरली इमेजिन नंबर जो है वो सिर्फ इमेजिन एक्सिस में रहेगा, दैट इज वाई एक्सिस. ओके, सो कॉम्प्लेक्स नंबर जब 0 0 होगा तो वो कहाँ पे रहेगा, ओरिजिन में रहेगा. ओके, इसको याद रखिए. ओके, तो एक नया टर्म हम देखेंगे, आर्गुमेंट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर. ओके, आर्गुमेंट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर. अब ये क्या चीज है, आर्गुमेंट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, इसको हम ओके, एक बात बताना था, ये जो लाइन है ये यहाँ तक जो गया है हमारा, ये प्रकार का वेक्टर टाइप का है. जैसे कि ये एक्स है, ये वाई है, ये वेक्टर टाइप का है. ओके, जो यदि मैं इसका यहाँ से यहाँ का दूरी ढूंढना चाहूँगा, तो इस दूरी को हम बोल सकते हैं जेड का मॉड. ओके, दैट इज एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का रूट ओवर. तो इस तरह हम इसको समझा सकते हैं. अब आर्गुमेंट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर में आ जाते हैं. ओके, तो ये बोलता है कि यदि जेड एक नॉन जीरो कॉम्प्लेक्स नंबर है
और इट इज रिप्रेजेंटेड बाय पॉइंट पी। ओके, पॉइंट पी कहीं पे है जहाँ पे रिप्रेजेंट कर रहा है, और जो पॉइंट पी है ये समझा रहा है क्या, एक्स प्लस आई वाई को। ठीक है, तो हम बोल सकते हैं कि द आर्गुमेंट ऑफ जेड इज द एंगल व्हिच इज, लेट इट बी ओ हियर, सो व्हिच इज ओपी। ओके, ओपी के बीच में जो एंगल हो रहा है यहाँ पे, which is OP makes with the positive direction. Positive direction means anti-clockwise. Okay, हम लोग मैथमेटिकल साइकोलॉजी में anti-clockwise को पॉजिटिव डायरेक्शन ले लेते हैं। ओके, सो यदि कोई बोलेगा कि आर्गुमेंट ऑफ जेड क्या है, तो आप बोल सकते हैं दैट इज थीटा। क्लियर? मैं यहाँ पे भी ओके यहाँ पे नहीं लिखा था। ओके, आर्गुमेंट ऑफ जेड इज दिस। ठीक, तो जो आर्गुमेंट ऑफ नॉन जीरो कॉम्प्लेक्स नंबर जो है वो कोई यूनिक नहीं है। ओके, इफ थीटा इज ए वैल्यू आर्गुमेंट, देन हम इसको अलग अलग तरीके से भी दिखा सकते हैं। जैसे कि मान लीजिए आपको दिया गया है कि ये हमारा कौन से एक्सिस में है, सॉरी कौन से क्वाड्रेंट में, फर्स्ट क्वाड्रेंट। ओके, फर्स्ट क्वाड्रेंट मींस लेट्स से दिस इज अ सर्कल, और ये कहाँ पर है इसे बता दे। ठीक है, सो दिस इज फर्स्ट क्वाड्रेंट। यदि फर्स्ट क्वाड्रेंट में है तो ऐसे दिखाई दे रहा है। जो आर्गुमेंट हम बता रहे हैं यहाँ पे, ये जो चीज हम बता रहे हैं ये होता क्या है। ओके, तो इसमें एक हम लोग थोड़ा आगे देखेंगे इसको, बट जस्ट इसको समझाने के लिए मैं बताना चाहता हूँ कि हम कभी भी देखते हैं कि कोई फॉर्म, तो एक फॉर्मेट है उसको पोलर फॉर्म। ओके, पोलर फॉर्म ऑफ ए कॉम्प्लेक्स नंबर। अब एक पोलर फॉर्म जो होता है ये एक फॉर्मेट है कॉम्प्लेक्स नंबर को लिखने का। ओके, तो यदि इफ एनी नॉन जीरो complex number z is equal to x plus iy can be expressed as z is equal to r cos theta plus i sin theta, हम ऐसे लिख सकते हैं। ओके, जहाँ पे जो r है, यहाँ पे जो r आप देख रहे हैं, इसका ये है ओरिजिनल मॉडुलस। ओके, तो मॉडुलस है वो r। ओके, तो इसका मतलब ये है कि ये इस तरह है। तो यदि मैं बोलूं कि x एंड y है, तो मैं x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर इसकी जगह लिख सकता हूँ। ओके, जो कि ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होना पड़ेगा। ओके, अब इसी जगह में, यही जो हम देखे, इसी जगह में हम बता सकेंगे कि जो थीटा होता है उसी को आर्गुमेंट बोलते हैं। ओके, अब ये साइन कॉस कहाँ से आया, कैसे आया, हम इसको थोड़े आगे में देखेंगे कि किस तरह आया। अभी खाली मैं बता रहा हूँ कि ये कहाँ से, ये थीटा का मतलब पीछे का जो कौन से जगह में यूज हो रहा है, हम उसके बारे में बात कर रहे थे। ओके, तो यदि मैं यहाँ बोलूँ कि आर्गुमेंट थीटा, तो ऐसे लिख सकते हैं, आर्गुमेंट थीटा इज द एंगल दैट the vector form which origin to point x and y makes the positive real axis. ओके, तो इस तरह हम इसको बता पाते हैं। अब यदि कोई बोलेगा कि अब इस चीज को लिखेंगे कैसे, क्या है, तो देखिए बच्चे लोग, यहाँ पे दो प्रकार का आर्गुमेंट हो सकता है। एक होता है जनरल आर्गुमेंट, ओके, जिसको हम लिख सकते हैं स्मॉल आर्क जेड, ऐसे लिखते हैं। ओके, तो ये जो जनरल आर्गुमेंट होते हैं, यहाँ पे जो आर्गुमेंट पोलर फॉर्म को सेटिस्फाई कर रहा है, मतलब एनी एंगल, हाँ, उसको जनरल आर्गुमेंट बोलते हैं। ओके, तो मैं ऐसे लिख सकता हूँ, द आर्गुमेंट ऑफ जेड इज एनी एंगल थीटा सेटिस्फाइंग, ओके, सेटिस्फाइंग द पोलर फॉर्म। ओके, द पोलर फॉर्म, तब हम इसको बता सकते हैं। अब क्या होता है कि ये बार बार आ सकता है, लगातार रिपीट कर सकता है हर 2 पाई में। मान लीजिए ये हमारे एक्स एंड वाई एक्सिस है और ये है, तो मान लेते हैं ये हमारा एंगल क्या है, थीटा है। ओके, तो ये अगेन ऐसे आके फिर से स्टार्ट हो जाएगा। तो हर बार आप ऐसे जा सकते हैं, मतलब हर 2 पाई में फिर से आ जाता है। ओके, 2 पाई मतलब 360 में फिर से आ जाते हैं, तो ये रिपीट कर सकता है। ओके, तो हम ऐसे बोल सकते हैं कि द एंगल्स repeat every 2 pi. Okay, the argument is multi-valued. Okay, ऐसा रहता है। तो यदि मैं बोलूं कि आर्गुमेंट जेड यहाँ पे है, तो हम कैसे लिख सकते हैं, थीटा प्लस 2 के पाई। ओके, जो कि के है हमारा, के बिलोंग्स टू इंटीजर हो सकता है। ओके, सो इसका मतलब ये क्या बता सकता है, ये इनफिनाइट सेट ऑफ पॉसिबल एंगल बता सकता है। ओके, सो इट रिप्रेजेंट्स an infinite set of possible what angles, ये बता सकते हैं। ठीक है,
अब कहानी में थोड़ा सा बदलाव है जहाँ प्रिंसिपल आर्गुमेंट आ जाता है। ओके, तो प्रिंसिपल आर्गुमेंट क्या है? अ, देखिए यहाँ पे प्रिंसिपल आर्गुमेंट एक यूनिक वैल्यू देता है, वो एंगल रेस्ट्रिक्ट रहता है एक स्टैंडर्ड इंटरवल के लिए। ओके, तो मैं ऐसे लिख सकता हूँ, द प्रिंसिपल आर्गुमेंट is the unique value of the angle restricted to the standard interval। ओके, ऐसा है। तो अब यदि बोलेंगे तो फिर इसका मतलब यूनिक वैल्यू मतलब सिंगल वैल्यू रहेगा। हाँ, सही है। सो इट इज अ सिंगल वैल्यूड फंक्शन। ओके, इट इज अ सिंगल वैल्यूड फंक्शन। और इसको यूजुअली हम अपर केस में लिखते हैं, मतलब बड़ा ए जो लिखते हैं ना, इस तरह लिखते हैं अपर केस में। ओके, सो क्या कर सकते हैं इसमें? दिस ओके, इसका एक छोटा एग्जांपल ले लेते हैं जिसमें आपको क्लैरिटी आ सकता है बहुत बढ़िया से। एक एग्जांपल लेने से सही में क्लैरिटी आ जाएगा। चलिए फर्स्ट क्वाड्रेंट के बारे में बात करते हैं। ओके, एग्जांपल है क्वाड्रेंट वन के लिए हम बात करें तो क्वाड्रेंट वन में हमारा हम जानते हैं कि रियल वैल्यू 0 से बड़ा है और इमेजिनरी वैल्यू भी 0 से बड़ा है, मान लेते हैं। तो हमारा प्रिंसिपल आर्गुमेंट क्या रहेगा, कैसे रहेगा, उसके बारे में देख रहे हैं। ओके, तो हम लोग अभी रेंज ऑफ प्रिंसिपल आर्गुमेंट देखेंगे और उसका जनरल आर्गुमेंट भी देखेंगे। ठीक है, तो एक एग्जांपल जो लिया है यहाँ पे, मान लेते हैं कि लेट z इज इक्वल टू व्हाट 1 प्लस आई। तो फिर सेम काइंड 1 प्लस आई का मतलब क्या है? आई के आगे 1 ही है, तो मान लो ये 1 है, ये 1 है, तो एक छोटा सा पॉइंट ले लेंगे, ऐसे लाइन खींच दी, ऐसे लाइन खींच दी, मेरा पॉइंट आ गया। ठीक है, तो आपको यहाँ से एक लाइन ऐसे में खींच दिया। ठीक है, ऐसा है। सो ये जो लाइन आप देख रहे हैं ये हमारा z 1 प्लस आई है। ओके, तो यदि हम इस चीज को यहाँ एंगल करें, यहाँ हमारा थीटा है, तो अब tan थीटा हम निकाल लेंगे। तो tan थीटा क्या होगा हमारा यहाँ पे? ये भी 1 है, ये भी 1 है, तो 1/1 दैट इज 1 ओनली। सो इसका मतलब थीटा का वैल्यू क्या मिल गया मुझे? π/4, क्योंकि tan का वैल्यू क्या होता है? 45 है ना। मैं इसे लिख सकता हूँ tan 45 डिग्री, दैट इज tan π/4 भी लिख सकते हैं, है ना। तो ये दोनों कट गया और थीटा इक्वल, तो ये जो थीटा इक्वल π/4 है, ये प्रिंसिपल आर्गुमेंट यदि हम दिखाए तो उसका वैल्यू π/4 है। बट जनरल आर्गुमेंट यदि दिखाए तो जनरल आर्गुमेंट यदि हम बात करें तो इसमें π/4 के साथ 2k पाई लिखना होता है। ओके, तो ये है हमारा कंडीशन। अब ये बढ़ता जाएगा, जितना भी जाना है जाता रहेगा। जनरल तो वो बहुत सारा हो सकता है, उसका यूनिक नहीं होता। अब आ जाते हैं हम लोग सेकंड क्वाड्रेंट में। ओके, मान लेते हैं सेकंड क्वाड्रेंट के बारे में बात करेंगे। सो सेकंड क्वाड्रेंट में क्या होता है कि रियल वैल्यू लेस देन टू 0 होता है, इमेजिनरी वैल्यू ग्रेटर देन टू 0 होता है, समझे। तो यहाँ पे एक एग्जांपल ले लेते हैं जिसमें समझ में आ जाएगा, जैसे कि z इज इक्वल टू -1 प्लस आई। ओके, अब इसी चीज को आप ऐसे देख लीजिए, इसे एंगल बना लीजिए, और यहाँ पे ये -1 है, तो ये है -1। ठीक है, तो ऐसे एक लाइन खींच देते हैं जस्ट सिंपली समझने के लिए। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कंडीशन को कि ये बात हो गया। ओके, तो इस जगह में ये मेरा -1 है और ये मेरा 1 है। ठीक है, ऐसा है। अब यहाँ हम लोग हर समय क्लॉकवाइज जाएंगे क्योंकि पॉजिटिव ये है थीटा। तो ये मान लेते हैं क्या, ये मान लेते हैं अल्फा है ना, ऐसे मान लेते हैं। तो अल्फा का वैल्यू ऐसे में लिखो, tan अल्फा लिखूं तो इसका वैल्यू क्या होगा? उसका वैल्यू हम लिख सकते हैं 1 -1, या ऐसे ही तो लिखेंगे, और तो कुछ काम नहीं है इसमें, तो बताने का नहीं कुछ। तो यदि इस तरह हम लिख पाए तो tan अल्फा इज इक्वल टू -1। अब tan अल्फा इज इक्वल टू -1 को मैं कैसे समझाऊं? मतलब किस तरह समझाऊं इसको? तो इस चीज को यदि मैं थीटा के हिसाब से देखूं, थीटा के नजर से देखूं, तो टोटल एंगल से इतना एंगल माइनस कर देंगे। मतलब ऐसा है ना, ये टोटल 180 है, तो इतना एंगल माइनस कर दिए, पूरा निकाल दिए, तो ये थीटा मिल जाएगा। तो वही तो चाहिए हमें। तो इसका मतलब हमको क्या चाहिए? पाई से ये -1 tan का कौन सा एंगल में रहता है? 135 में रहता है ना। तो tan पाई यदि हम देखें तो हम ऐसे लिख सकते हैं कि ये हो गया 135। तो 135 लिख सकते हैं, बट ये तो माइनस में जाएगा। ठीक है, तो क्या करें, इस चीज को कैसे लिखें? तो पाई माइनस π/4। ओके, इस तरह आप कर दीजिए। तो -1 को हम यहाँ पे क्या लिख दिए? tan का π/4। ओके, ये -1 जो बता रहे हैं। ठीक है, तो अब ये जो -π/4 है, यही चीज 135 को दिखा रहे हैं, देखो
है कि नहीं? तो ये जो माइनस पाई बाई फोर हम इसको काटे यहाँ से, ओके। तो इसको शॉर्टकट में हम लिख सकते हैं, दैट इज 3 पाई बाई 4, ओके, दैट इज 3 पाई बाई 4। तो मैं डायरेक्ट लिख सकता था कि ये टैन, चलो ये तो छोड़िए, तो मैं डायरेक्ट लिख सकता थीटा का वैल्यू 3 पाई बाई 4, बट हम डायरेक्ट भी लिख सकते हैं और ऐसे भी कर सकते हैं, ऐसे ही माइनस कर सकते हैं, ये आपके ऊपर है, ओके। तो इसमें प्रिंसिपल आर्गुमेंट क्या है यदि हम देखें तो वही 3 पाई बाई 4 होगा, और जनरल आर्गुमेंट यदि हम देखें तो इसमें क्या होगा, 3 पाई बाई 4 प्लस 2 के पाई, ओके। तो इस तरह हम लिख सकते हैं इस चीज को, ओके। आपको समझ में आ रहा होगा। अभी हम देख लेते हैं थर्ड क्वाड्रेंट, ओके, क्वाड्रेंट नंबर 3, ठीक है, ऐसे कर लेंगे। तो क्वाड्रेंट नंबर 3 में क्या है, रियल भी 0 से छोटा है, इमेजिनरी भी 0 से छोटा है, तो दोनों छोटा है यहाँ पे। अब यहाँ पे यदि हम एक एग्जांपल ले तो z इजिकल टू -1 माइनस आई ले लेते हैं। अब -1 माइनस आई का मतलब ये है कि एक्स एक्सिस वाई एक्सिस और ये एक लाइन से चला गया है, ओके, इस तरह गया है। अब आप सोच सकते हैं कि यहाँ पे मैं कैसे सोचूं, क्या कंडीशन लूं। तो देखिए ये जगह इतना तो पाई है ही, ओके। अब हमें ये एंगल चाहिए, ठीक है। तो टोटल जो भी है ये मान लेते हैं अल्फा, तो टोटल एंगल हो गया हमारा थीटा, ठीक है, ऐसा है। तो अब इस चीज को आप बोले सर ये तो ये यदि थीटा ऐसे है, इसको उल्टा भी लिख सकते हैं, हाँ हम कर सकते हैं यहाँ पे, या तो आप ऐसे कर दीजिए कि इतना वैल्यू निकाल लीजिए, ओके। तो कौन सा सही है, तो आप इसको ना लेके आप इसको लीजिए, ओके, ये ज्यादा सही है, ठीक है। तो z -1 और माइनस आई है, तो हम ऐसे लिख सकते हैं tan थीटा इज इक्वल टू व्हाट, x एक्सिस y एक्सिस यहाँ पे किसके साथ होगा, इसके साथ होगा, ओके, यहाँ पे जो हो रहा है, ठीक है। तो tan थीटा इज इक्वल टू 1 हो जाएगा, ओके। तो अब तो अब इसको हम ऐसे लिख देते हैं कि यहाँ पे, ओके सॉरी, ये tan हम ऐसा कर देते हैं कि यहाँ पे थीटा इज इक्वल टू इतना का वैल्यू, ओके। अब ये मेरा क्या है, -1 है, तो tan अल्फा इज इक्वल टू क्या है हमारा वैल्यू, -1 दैट इज 1, ओके। कौन सा वैल्यू है, तो फिर ये tan 45 है, मतलब पाई बाई 4 है, समझ रहे, ओके। तो पाई बाई 4 है, तो पाई बाई 4 को इतना को यदि इसके साथ माइनस कर दे तो हो जाएगा, काम खत्म, है कि नहीं। तो अब ये है माइनस और ये है प्लस, तो ये टोटल वैल्यू यदि हम लेंगे तो ये हो जाएगा 180, मतलब ये वाला पार्ट ना, ये वाला पार्ट पूरा 180 हो जाएगा, ओके। तो यदि मैं ये वाला टोटल पार्ट को लूँ, ये टोटल पार्ट क्या होगा, माइनस पाई, और इतना यदि हटा दूं 3 पाई बाई 4, सॉरी पाई बाई 4, तो ये कट जाएगा। तो क्या लिख सकते हैं, थीटा का वैल्यू क्या हो सकता है, -π प्लस पाई बाई 4, ओके, इज इक्वल टू -3 पाई बाई 4, ओके। तो आप बोलेंगे तो डायरेक्ट भी लिख सकते हैं 3 पाई 4, हाँ लिख सकते हैं, कोई बड़ी बात है नहीं, बट ट्रिक को याद रखिए, या तो ऐसे कीजिए या तो ये डायरेक्ट भी लिखिए यहाँ से 3 पाई 4, ओके। बट ये ज्यादा सही रहेगा करने का। इसी तरह इसमें भी यहाँ पे क्या है, पाई माइनस पाई बाई 4 किया है, और यहाँ पे -π प्लस पाई 4 किया है, ओके। तो दिमाग में रखिए, इसमें कंडीशन को याद रखिए, ओके। तो अब इसके आगे आ जाते हैं। तो मैं इस चीज को शॉर्टकट में लिखने से कैसे लिखूंगा, पहला वाला जो हो गया तो डायरेक्ट थीटा था, सेकंड वाला जो है इसको यदि हम शॉर्टकट में लिखे तो कैसे लिखेंगे थीटा का वैल्यू यदि पाना है तो पाई माइनस अल्फा कर देते हैं, ओके। जो भी अल्फा का वैल्यू है तो है ना 45, और यदि आपको यहाँ पे थीटा का वैल्यू पाना है तो क्या करेंगे, -π प्लस अल्फा कर देंगे, ठीक है। तो काम खत्म हो जाएगा। यहाँ पे बढ़िया से हम डायग्राम बना कर दिए, अल्फा मतलब ये वाला है ना, ये वाला जो एंगल है, समझ रही है। तो इस तरह आपको समझना है, क्लियर। तो फिर वही प्रिंसिपल आर्गुमेंट ले लेते हैं। तो प्रिंसिपल आर्गुमेंट यदि हम लेंगे तो आएगा क्या, -3 पाई बाई 4, और यदि जनरल आर्गुमेंट लेंगे तो आपका क्या होगा, -3 पाई बाई 4 प्लस 2 के पाई, ऐसा रहेगा। अब आ जाते हैं हम लोग क्वाड्रेंट 4 में, ओके, क्वाड्रेंट 3 हो गया, अब आते हैं क्वाड्रेंट 4 में। क्वाड्रेंट 4, अब क्वाड्रेंट 4 क्या है, इसमें क्या है कि रियल वैल्यू ग्रेटर देन 0 होता है, इमेजिनरी वैल्यू लेस देन 0 होता है, ओके, ऐसा है। अब आप सोचिए कि एक एग्जांपल ले लेते हैं इसमें, मान लीजिए एग्जांपल है z इज इक्वल टू 1 माइनस आई, ओके, ऐसे। तो ये सही एग्जांपल है इसमें, देखिए ये हमारा कंडीशन, ये वाला पार्ट है, ओके। तो यहाँ पे आप यदि सोचेंगे तो ये एंगल रहा हमारा थीटा, समझ रहे हैं। अब ये इधर डायरेक्शन में जा रहा है, ठीक है। तो ये मेरा वही दिस वन इज 1, दिस वन इज -1, ओके, और तो कुछ है नहीं। तो इसको डायरेक्ट tan थीटा लिख सकते हैं, है कि नहीं। तो tan थीटा, सॉरी tan अल्फा नहीं, tan थीटा, tan थीटा इज इक्वल टू व्हाट, -1। तो -1 होने से क्या होगा, क्योंकि -1 है तो थीटा का वैल्यू क्या लिखे, -π/4, ओके। ये कंडीशन में रहना पड़ेगा। याद रखिए ये -π/4 क्यों लिखते रहते हैं, क्योंकि क्या है कि ये जो थीटा है ना, ये इसके बीच में रहना चाहिए, मतलब -π/4 से लेके π/4 के बीच में, सॉरी π/2 से लेके π/2 के बीच में रहना चाहिए, ओके। ये इसका कंडीशन है, इसलिए हर समय माइनस, मतलब इसी के बीच में रखते हैं। तो मतलब -π/2 मतलब -90, -90 से 90, मतलब ऐसे नंबर लाइन खींचो, ये हो गया -π/2, फिर क्या होगा -π/3, फिर क्या होगा -π/4, फिर क्या होगा -π/45 हो गया ना, ये 90 60 45 π/6, ओके, ऐसे 0, फिर वही π/6, सॉरी π/4, फिर
पाई बाई 3, फिर पाई बाई 2 ऐसे रहेगा, है ना। तो हम इसी के बीच में रहेंगे, ओके, उससे इधर उधर नहीं जाएंगे, ठीक है। तो हमारा जो टैन रहेगा उसी के बीच में रहेगा, उसी इधर, इसको भी ठीक से नहीं लिखे हैं ऐसे, ठीक है, इसी के बीच में रहेंगे। ओके, तो अब ठीक है, तो इसलिए माइनस पाई बाई 4 लिखे, तो इसका मतलब हमारा थीटा मिल चुका है। ओके, तो थीटा का वैल्यू हम क्या लिखे यहाँ पे माइनस पाई बाई 4, प्रिंसिपल, तो फिर प्रिंसिपल आर्गुमेंट लेंगे तो क्या मिलेगा मुझे, माइनस पाई बाई 4, और यदि जनरल आर्गुमेंट लेंगे तो क्या मिलेगा मुझे, माइनस पाई बाई 4 प्लस 2k पाई। ओके, तो इस तरह हम यहाँ पे चीजों को बता पाए। ओके, क्लियर यहाँ पे। सो अब कुछ स्पेशल केसेस के बारे में हम देख लेते हैं। मान लेते हैं हमें स्पेशल केसेस मतलब एक्सिस के ऊपर रहेगा तो, ओके, अब एक्सिस के ऊपर रहेगा, मोस्टली ये थोड़ा परेशान करते हैं लोगों को। जैसे कि मान लीजिए मैं आपको एक एग्जांपल दे रहा हूँ, 5 प्लस 0i, मान लीजिए जेड का वैल्यू है 5 प्लस 0i। अब इसका क्या हो सकता है, इसमें क्या कंडीशन रहेगा। अब देखिए यहाँ पे ये मेरा एक्स एक्सिस वाई एक्सिस है। अब 5 मतलब क्या है, ओरिजिनल इसके ऊपर है। ओके, तो एंगल तो थीटा है ही नहीं, है ना, तो प्रिंसिपल आर्गुमेंट जो होगा वो क्या होगा, 0 होगा। ओके, अब एक एग्जांपल और ले लेते हैं, जैसे कि मान लेते हैं जेड का वैल्यू हम ले लिए 0 प्लस 3i, ऐसे कुछ एग्जांपल ले लिए। तो यदि ऐसे है तो यहाँ पे वाई तो है, एक्स तो है ही नहीं, खाली ये है 3। ओके, यहाँ से यहाँ तक 3 है। ओके, तो इसका मतलब इसके बीच में एंगल कितना हो गया, 90। तो सीधा लिखना है प्रिंसिपल आर्गुमेंट इज पाई बाई 2। ओके, फिर मान लेते हैं हमको दे दिया, और एक एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे कि जेड इज इक्वल टू -1 प्लस 0i। ओके, ऐसे दे दिए, तो इसमें यदि होगा तो -1 का मतलब क्या, वो इधर है, दिस इज -1। ओके, तो इसका मतलब यहाँ से यहाँ तक एंगल आप देख सकते हैं वो कितना है, 180 डिग्री। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, पाई रेडियन, है ना। तो इस तरह हम इसको बता सकते हैं। तो इसका मतलब इसमें प्रिंसिपल आर्गुमेंट क्या होगा, पाई। ओके, नाउ 1 2 3, ओके, और एक कंडीशन आ जाएगा, और एक एग्जांपल ले लेते हैं। ओके, मान लेते हैं हमारे एग्जांपल में ले लेते हैं जेड इज इक्वल टू 0 - 2i। तो क्या हो सकता है, अब इसमें भी ऐसे 0 - 2i मीन्स ये नीचे की ओर जा रहे हैं, तो ये हो गया हमारा -2। ओके, तो यहाँ पे एंगल इधर से आएगा, सो इस इज माइनस पाई बाई 2। ओके, तो फिर यहाँ प्रिंसिपल आर्गुमेंट क्या होगा, माइनस पाई बाई 2। ओके, तो यहाँ से हम क्या सीखे, हम सीखे कि कहाँ से कैसे कैसे मिलना है, आपको ये पॉइंट्स को याद रखना है। पहला थीटा डायरेक्ट थीटा है ना। सेकंड में क्या है, ये प्रिंसिपल आर्गुमेंट पाने का तरीका, ओके, क्वाड्रेंट के हिसाब से। थर्ड ये है ना, और फोर्थ में तो वही माइनस दे देना है, और कुछ नहीं, डायरेक्ट माइनस लिख दो, और कुछ तो काम नहीं है। सो इस तरह हम इस चीजों को बता सकते हैं। ओके, अब इसके ऊपर हम क्वेश्चंस भी कर सकते हैं इसके आगे।